कियानूसी रूढ़िवादी गांव की चिड़चिड़ी हर बात पर बहस करने वाली सास की तरह थे। और नेहरू जानते थे कि इतना नेगोशिएट हमारी तरफ से तो खाली सरदार पटेल कर सकते हैं, तो उन्होंने सरदार पटेल को आगे कर दिया। अब हर एक चीज पे बहस होने लगी। वो 3 महीने बड़े अजीबोगरीब गए। उन 3 महीनों में पाकिस्तान को उन्होंने बोला कि भाई तुमको आधा आधा कुछ नहीं देंगे, हर चीज का लगभग 80% हमको मिलेगा, 20% तुमको मिलेगा। तुम्हारा क्षेत्रफल भी छोटा है, तुम्हारी पॉपुलेशन भी कम है, और पाकिस्तान को अगर तुम्हें हम इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं तो हमारे कर्जे को भी तुम्हारे को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो ये थे सरदार पटेल, जिन्होंने बड़ा अच्छा नेगोशिएशन कराया कि भाई कैश में सोना चांदी, डाक की टिकटें, पोस्टल रेवेन्यू स्टैंप, ये सब कैसे डिवाइड किए जाएंगे। 400 करोड़ रुपया उस समय भारत के पास हुआ करता था। तो जिन्ना ने बोला कि भाई आधा आधा कर दो, 200 तुम रखो, 200 हम रखेंगे। सरदार पटेल बोले नहीं, तुमको 75 करोड़ ही मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या और खर्च दोनों ही कम है हमसे, तो उसमें से 20 करोड़ तुमको अभी दे देंगे, 55 करोड़ बाद में दे देंगे। जिन्ना चालाक थे, एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते थे। बोले मुझको करेंसी प्रिंटिंग मशीन भी दे दो। सरदार पटेल बोले अपना देश बना रहे हो, हर चीज मांगोगे क्या, भिखारी हो, अपनी प्रिंटिंग मशीन खुद ही बना लो वहां पे जाकर के, तब तक जितने नोट चाहिए हमसे ले जाना, काम चला लेना। जिन्ना बोले कोई बात नहीं, चलो आईबी दे दो, अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे को दे दो, उसको भी आधा आधा डिवाइड करेंगे। सरदार पटेल बोले भैया ऐसा है, सुनो, देश का बंटवारा हो रहा है, राज का, हमारे सीक्रेट्स का बंटवारा नहीं हो रहा। क्योंकि जानते थे सरदार पटेल अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको दे देंगे तो ये सारे हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के राज लेकर के फिर हमको नुकसान करेंगे। माउंटबेटन जो थे वो बोले मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, चलो उनको भी रख लो। एक गाड़ी सोने की थी, एक चांदी की थी। तो जिन्ना जो है अपना लाठी घुमाते हुए जा करके सोने की गाड़ी का दरवाजा खोले, उसमें जाके बैठ गए, सोने वाली तो हम ही लेंगे। सरदार पटेल देखिए यार, ये आदमी तो हर चीज में चिढ़ेगा। सरदार पटेल ने बोला नहीं देते तुमको, एक काम करो, चलो टॉस करो, सिक्का उछाल लो, हेड टेल, देखते हैं किसके हाथ में सोने की आती है चांदी की आती है। माउंटबेटन ने सिक्का उछाला और बोला हेड टेल। सरदार पटेल ने बोला हेड, तो वो जीत गए। सोने की गाड़ी भारत को मिल गई, चांदी की उनको मिल गई, भाई पाकिस्तान को। सरदार पटेल जिन्ना को समझ चुके थे। जिन्ना ने बंटवारे के बाद भी तंग किया। सरदार पटेल उनको एक साथ पैसा भी इसीलिए नहीं दे रहे थे कि इनको एक बार में पैसा दूंगा तो ये बाद में मुझको तंग करेगा। तो 75 करोड़ में से खाली 20 ही दिया था। गांधी जी बोले बाकी पैसा उनको दे दो। बंटवारे के बाद उन्होंने देखा कि जब जिन्ना दोबारा से आतंकवाद की सारी हरकतें उन्होंने शुरू कर दी, सरदार पटेल ने बोला अब तो पैसा नहीं दूंगा। गांधी जी बोले ठीक है, मैं अनशन कर लेता हूं। सरदार पटेल समझ रहे थे, गांधी जी बात बात पे अनशन कर रहे थे। वो उनके जाके चरण भी छूते, नहीं नहीं गांधी जी माफ करिए, मैं दे दूंगा, ये हमको भी तंग करेंगे। और सरदार पटेल सरदार भी थे, एकदम बहुत मजबूत भी थे। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सारे माहौल के हिसाब से काम करते थे। कलकत्ता में इन्होंने दोबारा दिक्कतें करी, 5000 लोग वहां मारे गए, हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं। 7 सितंबर 1947 को उन्होंने एक आदेश दे दिया, दंगाइये को देखते गोली मार दो। हाँ, यहां पे लाहौर को, मैं दिल्ली को एक और लाहौर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि वो मानते थे कि एकता ही देश की तकदीर है, और जिसमें एकता नहीं है वो देश तो फकीर है। हजरत निजामुद्दीन में सारे मुसलमानों को जब दिक्कत आई, सरदार पटेल वहां पहुंच गए, बोले सारे मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा। भाई जो हमारे देश को मुसलमान वफादार नहीं हो, भले ही पाकिस्तान चला जाए, पर जो हमारे देश में रहेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। उन दिनों जिस समय जब ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया आती थी तो उसमें हिंदुओं की लाशें होती थी, तो उन्होंने अमृतसर से मुसलमानों की लाशें भेजनी शुरू करी। तो सरदार पटेल खुद अमृतसर पहुंच गए कि ये तो वो शहर है जहां हिंदू और सिख और मुसलमानों के खून को जलियांवाला बाग से रंगा गया था। भाई सारे सिखों को ध्यान रखना पड़ेगा। और जाकर के उन्होंने वहां भी बोला कि भाई मुसलमानों को अब नहीं मारेंगे। समूहम सर्वभूतेषु। सरदार पटेल ऐसे व्यक्ति थे जो मुसलमान और हिंदुओं सबकी रक्षा कर